Assalamu alaikum, dear students. Today is our fifth lecture of biology, class 9, page number 7. Today our topic is Muslim scientist. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि बहुत सारे मुस्लिम साइंसदान ऐसे थे जिन्होंने कुरान पाक की तालीमात को, कुरान पाक की आयात को बहुत डीपली रिसर्च किया और बहुत डीपली उनको पढ़ा, सोचा और बहुत सारी जो हैं किताबें लिखी जिसमें से इंसान की फ़लाह व बहबूद के लिए बड़ा काम किया। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन कुछ जो आपकी बुक में 3 साइंटिस्ट को मेंशन किया है, जाबिर बिन हयान है, अब्दुल मलिक अस्माई है, अबू अली सीना है। तो इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनकी क्या क्या स्ट्रगल थी, किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया और इन्होंने किस तरह से जो अपनी कंट्रीब्यूशंस हैं वो दी। सबसे पहले जाबिर बिन हयान 721 एडी में ये पैदा हुए थे और 1815 एडी में इनकी डेथ हुई थी। ये ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी जो प्रैक्टिस है मेडिसिन की वो इराक़ में की। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की थी केमिस्ट्री के अंदर और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से मेनली 2 बहुत फेमस इनकी जो बुक्स हैं वो हैं अल नबातात और अल हैवान। नबातात से मुराद यहाँ पे प्लांट्स हैं और अल हैवान से मुराद यहाँ पे जानवर हैं। जाबिर बिन हयान की अगर हम लोग बात करें तो इनका मेन जो इनका फ़ोकस था वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ही था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस की थी, यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस थे उनको एक्सपेरिमेंटल वे में प्रूफ भी किया। सेकेंडली हमारे पास हैं अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई 1740 में पैदा हुए थे एडी में और 1828 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल। ये वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने एनिमल्स को बहुत डिटेल में स्टडी किया और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें से इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो अल अबील है, अल खेल है, अल वहूश है, अल खल्क़ुल इंसान है। अबील अरबिक में कैमल को कहते हैं, खेल घोड़े को कहते हैं और वहूश जानवर को कहते हैं। खल्क़ुल इंसान के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अबू अली सीना। अबू अली सीना बहुत ही फेमस हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। अबू अली सीना का जो सारा लाइफ ड्यूरेशन है वो 1980 से लेके 1037 एडी तक रहा। इनको तिब का बानी कहा जाता है, यानी कि फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इनको एविसीना इन वेस्ट कहा जाता है। वेस्ट के अंदर इनकी बहुत मांग है और इनकी बुक्स को यूज़ करके वेस्ट ने बहुत प्रोग्रेस की है और बहुत सारा लाइफ की बहुत सारी फील्ड्स में अपना नाम जो है वो कमाया है। ये एक जनरल फिजिशियन भी थे। फिजिशियन मतलब दवाइयों से इलाज करने वाले। एक फ़िलासफ़र थे, यानी कि मुफक्किर थे। एक एस्ट्रोनॉमर थे, माहिर फ़ल्कियात थे, सितारों का इल्म रखने वाले और साथ ही साथ में पोइट थे, शायरी भी करते थे। इनकी जो फेमस बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, अल कानून फ़ी तिब, और इसको वेस्ट के अंदर, मगरिब के अंदर कैनन ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम लोगों ने लाइफ को स्टडी करना है डिटेल में, हमें लाइफ की ईच एंड एवरीथिंग पता, हम लोग चाहते हैं कि हमें लाइफ की ईच एंड एवरीथिंग पता हो, तो हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ना होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको फर्स्ट स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो पहले बात कर लेते हैं एटम की। एटम 2 लफ्ज़ से मिल के बना हुआ है, 2 लफ्ज़ों से। फर्स्ट वन इज़ ए एंड सेकंड वन इज़ टोम। ए मतलब नॉट, टोम मतलब कट, जिसको, यानी कि एटम एक ऐसी चीज़ है जिसको फर्दर काटा नहीं जा सकता। अब एटम क्या है? एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको फर्दर हम लोग यू कैन से कि इसकी फ़र्दर डिवीजन नहीं की जा सकती, इसको फर्दर काट नहीं सकते हम लोग। एटम सब एटम एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, जो कि प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं।
ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है। अब अगर सिमिलर एटम्स मिलते हैं तो वो मिल के बना देते हैं हमारे पास एलिमेंट, और जो डिफरेंट एलिमेंट्स अगर डिफरेंट एटम्स मिलेंगे तो वो बना देंगे कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैटर की। हर दुनिया के अंदर जो हर चीज़ है ना, हर जो एलिमेंट है ना, वो मैटर से मिलके बना हुआ है। अब मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। और मैटर किससे मिलके बना होता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। हर चीज़ जो कि दुनिया के अंदर मौजूद है वो मैटर है, और मैटर किससे मिलके बना हुआ है? एलिमेंट से। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एलिमेंट्स होती कितनी तरह के हैं, काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स। तो 92 एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर के अंदर मौजूद हैं। इसमें से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। और इनको बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान की बॉडी को बनाने में मदद करते हैं। ये एलिमेंट्स मिल के इंसान की बॉडी बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ये जो 16 है इसमें से 6 ऐसे हैं एलिमेंट्स जो कि टोटल 99% टोटल हमारी बॉडी का मैस बनाते हैं, और जो 10 हैं वो ऐसे हैं जो कि सारे मिल के टोटल 1% बायोमैस बनाते हैं हमारी बॉडी का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके परसेंटेज की, बल्कि उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स वो हैं कौन कौन से हैं। ये हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन जो है ये 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है और फास्फोरस 1% है। अगर हम लोग दूसरे 10 बायो एलिमेंट्स की बात करें जो कि टोटल मिलके 1% बनाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन यानी कि फेरस, कॉपर, मैंगनीज़, जिंक, आयोडीन और सल्फ़र। अब हम लोगों ने बात कर ली एलिमेंट्स की भी। हमें ये भी पता चल गया कि एटम किससे मिलके बनता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स की टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने उसके बात कर ली कि उनकी परसेंटेज कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल है। मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हम लोग बात करें ना, तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो बायो एलिमेंट्स हैं ना, जो हम लोगों ने पीछे बात की, वो बायो एलिमेंट्स जो हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में मौजूद नहीं होते, यानी कि ये बिखरे हुए नहीं होते हैं। ये आपस में बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं। ये बायो एलिमेंट्स आपस में बॉन्ड की मदद से जुड़े हुए होते हैं। और ये बॉन्ड कौन कौन से हैं? या तो वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है। जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अगर आइसोलेटेड फॉर्म में हो तो ये जस्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर ये कंबाइंड फॉर्म में इनके दरमियान में कोई भी बॉन्ड बन जाता है तो ये ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट हम लोग अगर मॉलिक्यूलर लेवल की ही बात कर लें तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए ना कि मॉलिक्यूल होता क्या है। मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली हमारे पास कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी कंपाउंड का। एक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट, वो छोटा सा हिस्सा जिसके अंदर सारी की सारी उसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों। इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरह से ले लेते हैं कि हमारे पास एक चावलों की प्लेट भरी हुई है। उस प्लेट में से हमने सिर्फ एक दाना चावल का उठाया है, उसको हमने टेस्ट किया है। हम लोगों ने टेस्ट किया है कि इसके अंदर मसाले, जो मसाला जात हमने डाले हैं उनकी क्वांटिटी, उनका प्रोपोर्शन से ये जो है वो ठीक है या नहीं है। तो वो जो छोटा सा एक हमने चावल का दाना उठाया था वो एक मॉलिक्यूल था, और जो चावल की प्लेट भरी हुई थी वो एक कंपाउंड था। अब जो चावल का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है उसके अंदर सारी की सारी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं ना। जितना उसके अंदर नमक है, जितना उसके अंदर मिर्चें हैं, उतना ही बाकी प्लेट के चावलों के अंदर मौजूद होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल कंपाउंड, मॉलिक्यूल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ स्टेबल कंपाउंड फाउंड बाय सच बॉन्डिंग कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मौजूद हैं। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल, दूसरा हमारे पास होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है, जैसे कि वाटर या फिर ग्लूकोज।
और मैक्रोमोलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन या फिर लिपिड्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक स्पेसिफिक वे में अपने आप को अरेंज करते हैं और उनके अरेंज होने की वजह से हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाती हैं ऑर्गेनेलीज़। ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज़ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि सेल से छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, सेल के मातहत स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन करना। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, यानी कि प्रोटीन को बनाना। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? यानी कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये सारी की सारी जो है ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑर्गेनेली जो होती हैं ये आपस में मिलती हैं तो यूनिट्स ऑफ लाइफ बनते हैं, जिनको हम लोग सेल्स कहते हैं। सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मैंने पहले भी बात आपको बताई कि जिस तरह से एक दीवार ईंटों से मिलके बनी होती है, उसी तरह जो हमारी बॉडी है, चाहे वो किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, चाहे वो किसी बर्ड की बॉडी है, चाहे वो किसी प्लांट की बॉडी है, चाहे वो किसी एनिमल की बॉडी है, वो बॉडी सेल्स से मिलके बनी होती है। अच्छा, अब अगर हम लोग सेल्स की बात करें ना, तो सेल्स की बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होते हैं यूनिसेलुलर, ये वो होते हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है। इसकी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि इसी एग्जांपल में आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोटिस्टा। और सेकंड वन जो डिवीजन है वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होती है। दी ऑर्गेनिजम्स whose body consists of more than one cells are called multicellular organisms, जैसे कि फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि सिमिलर सेल्स, एक ही तरह के सेल्स, जो कि आप लोग यूँ कह लें कि रिलेटिव सेल्स हैं, रिश्तेदार सेल्स हैं, एक ही तरह के सेल्स मिल के एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं टिश्यू लेवल। उन सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यूज़। अब इसकी अगर हम लोग एग्जांपल दें तो मैंने अब आपको ये बताया है यहाँ पे कि सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस ऑर्गेनाइज अपने आप को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, काम करते हैं और टिश्यूज़ बना लेते हैं। अब टिश्यूज़ जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लांट टिश्यूज़, एक होते हैं एनिमल टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज़ आ जाते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ मतलब वो टिश्यूज़ जो कि उसकी अपर लेयर को कवर करके रखते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाते हैं। ग्राउंड टिश्यूज़ में हम लोग बात कर लेते हैं रूट्स की, या फिर उसके अंदर जो रूट हेयर्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड इसका है, इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास, वो हम लोग बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ की। तो एनिमल टिश्यूज़ में नर्वस टिश्यूज़ आ जाते हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं। नर्वस टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जो मसल से रिलेटेड होते हैं और इनका फंक्शन होता है मूवमेंट। अब टिश्यूज़ जो बन चुके थे, टिश्यूज़ मिल के क्या बनाएंगे? ऑर्गन, और ऑर्गन से नेक्स्ट होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल में क्या होगा कि एक से ज़्यादा, मतलब पीछे हम लोगों ने बात की थी कि सिमिलर सेल्स, यहाँ पे डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। पीछे हम लोगों ने कहा था कि सेम तरह के सेल्स हो और उनका फंक्शन भी सेम हो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि टिश्यूज़ जो हैं वो तो डिफरेंट हों लेकिन उनका फंक्शन सेम हो, तो वो आपस में मिलते हैं एक जगह पे, एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट को हम लोग कहते हैं ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज़ जिनका फंक्शन सेम हो वो आपस में मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं। जो प्लांट्स के, अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ऑर्गन है वो एक स्टमक, आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो स्टमक की है। इसके अलावा भी वैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, स्टमक की एग्जांपल है। स्टमक में क्या होता है? प्रोटीन की डाइजेशन होती है और जो खाना हम खाते हैं उसको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और जो स्टमक होता है इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। वैसे स्टमक के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने स्टमक की ही एग्जांपल दी है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, स्टमक के अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, या फिर आप लोग ये ग्लैंडुलर, सॉरी गैस्ट्रिक नहीं है, ये ग्लैंडुलर हैं।
एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस को एक्सक्रीट करते हैं, जो कि प्रोटीन को खाने को हज़म करने में हेल्प करता है। और दूसरे होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो हमारी खाना हमारे मैदे के अंदर होता है उसको ग्राइंड करने में और उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली ऑर्गन सिस्टम की। अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। ऑर्गन्स यहाँ तक बात हो चुकी है, ऑर्गन्स का टॉपिक यहाँ तक हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो आपस में मिल के डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, लेकिन उनके जो फंक्शंस हैं वो रिलेटेड होंगे। वो आपस में मिलके क्या करेंगे, वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसा कि डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने स्टमक की बात की तो हम लोग उससे रिलेटेड सिस्टम ही पढ़ेंगे, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी ये हमारे माउथ का हिस्सा होता है जिसमें हमारी टंग और टीथ होते हैं। नेक्स्ट इससे हमारी एसोफेगस होती है, ये ग़िज़ा वाली नाली होती है, वो जाके मिलती है स्टमक के साथ। स्टमक से नेक्स्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आंत को कहते हैं। उसके नेक्स्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ में इनके रिलेटेड होता है जो कनेक्टेड होता है वो लीवर और पैंक्रियाज। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होती हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बेसिकली ऑर्गन सिस्टम लेवल है। ऑर्गन सिस्टम जो होता है ना, अगर हम लोग ये प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो लेस कम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है वो ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर ज़्यादा आप यूँ कह लें कि ऑर्गन्स होते हैं, और प्लांट्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी थोड़े से कम होते हैं। अब हमारे पास ऑर्गन बन चुका था, ऑर्गन से नेक्स्ट अब क्या बनेगा, हमारे पास इंडिविजुअल बनेगा। इंडिविजुअल में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो मिल के एक इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे कि कोई भी एक इंसान बना देते हैं, या कोई भी एक जानवर बना देते हैं, या कोई भी एक प्लांट बना देते हैं, या कोई भी एक बर्ड बना देते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें तो मैं एक इंसान की अगर एग्जांपल लूँ तो अगर कोई इंसान जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है तो सिर्फ उसके मसल्स ही उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उसके मसल्स ही सिर्फ उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि उसकी पूरी बॉडी उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। इसका पता हमें कैसे चलेगा, क्योंकि हमारी वो जो इंसान है उसकी रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा, उसकी सांस जो उसका तनफ्फुस है वो तेज़ हो जाएगा, और उसकी जो हार्ट बीट है, दिल के धड़कने की जो उसकी स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। जितना ज़्यादा वो ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा या भागेगा दौड़ेगा, उसका रेस्पिरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा, और उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन जो है उसको चाहिए होगी, और उतनी ही ज़्यादा उसके मसल्स को फूड चाहिए होगी। ये बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हर जो ऑर्गन है ना, हर ऑर्गन का आपस में इंटरेक्शन है, हर ऑर्गन एक दूसरे से रिलेट करता है, हर ऑर्गन का आपस में एक इंटरेक्शन है, वो इंगेज्ड है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। इसकी एग्जांपल हम लोग यूँ भी ले सकते हैं कि अगर हमारे बॉडी के किसी हिस्से में पेन है, पेन तो किसी एक हिस्से में है ना, लेट्स सपोज कि मेरे पाँव में दर्द है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे, अगर चलो पाँव की बात नहीं करें, हम लोग अपने सर की या फिर कान की बात कर लेते हैं या दांत की बात कर लेते हैं, हमारी बॉडी के एक ऑर्गन में पेन होती है तो हमारा जो पूरी बॉडी है वो बिल्कुल हमारी ऐसे यू कैन से वो बॉडी जो है ना बेचैन सी फील करती है, बेचैनी सी, उसके अंदर सुकून नहीं होता। वो क्यों होता है, बेसिकली वो इस वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी का हर ऑर्गन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अगर एक हिस्से में तकलीफ़ है तो हर पोर्शन के अंदर, हर ऑर्गन के अंदर उसके जो सेल्स हैं उसके अंदर भी पेन फील होगी हमें। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन लेवल है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जितना हम लोग पढ़ चुके हैं आपने इसको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज़ करना है, इसको लर्न करना है, इसकी डेफिनेशंस को आपने अलग से एक नोटबुक के ऊपर नोट करते जाना है साथ साथ में।